हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से आए हैं आपके लिए भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून आया है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएस बोला जाता है, वर्ष 2023। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भारतीय न्याय संहिता है, इसने आपका जो इंडियन पीनल कोड होता था उसको रिप्लेस किया है। और आगे हमें भविष्य में जो भी हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, भले ही आपका वो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा भी आपका एग्जामिनेशन होता है, जैसे आप सिविल जज की प्रिपरेशन करते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने भारतीय न्याय संहिता का एक पूरा जो ओवरव्यू था वो मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस उसके अंदर हैं, यानी कितने अध्याय और कितनी धाराएं उसके अंदर हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, जब भी हम किसी कानून को पढ़ते हैं, ठीक है, वो चाहे भारतीय न्याय संहिता हो या आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या आपका कोई भी कानून हो, वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई कानून हो, तो कानून के सबसे पहले हमें सैलिएंट फीचर यानी उसकी विशेषताएं जान लेनी चाहिए कि विशेषताएं हैं क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि सैलिएंट फीचर ऑफ भारतीय न्याय संहिता, यानी इसमें हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और उसी के बाद हम जानेंगे यहाँ पे इसकी विशेषताएं और अलग अलग बातें। ठीक है, तो ये विशेषताएं हम जानेंगे। और इसमें इसको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें नए ऑफेंस यानी नए अपराध जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो इंडियन पीनल कोड में पहले नहीं होते थे। साथ साथ हम इंडियन पीनल कोड को इसलिए जो है कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है भारत की आपराधिक व्यवस्था जो थी, या अपराध की डेफिनेशन, अपराध की प्रक्रिया, अपराध के लिए दंड यानी पनिशमेंट, जो भी चीजें थी वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड उसके अधीन ही हमें दी जाती थी, यानी भारतीय दंड संहिता के आधार पर। लेकिन अभी क्या है कि भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो इसका कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं कि कितनी चीजें इसमें नई ऐड की गई हैं और कितनी चीजें इसमें से निकाली गई हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं वो बाहर रखे गए हैं और कौन कौन से एलिमेंट इसमें जो है पुट किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो न्यू ऑफेंस है यानी नए जो अपराध हैं, क्योंकि अपराध क्या है, अपराध की प्रकृति मैं बताता हूँ हमेशा बदलती रहती है, नेचर ऑफ ऑफेंस बदलते रहते हैं। तो मैं फिर वही एग्जांपल माफिया वाला देता हूं। पहले भू माफिया, बालू माफिया होते थे, अभी क्या है कि एक नए माफिया की श्रेणी आ रही है जो डिजिटल माफिया, आपके पैसे निकाल लेता है। तो चीजें तो ऐड करने की जरूरत होगी ही। ठीक है, तो अपराध की जो प्रकृति है वो बदल गए हैं। अपराध जो है पहले ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, अब आपके ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो गई हैं। एक रूम में बैठ के 3 बंदे जो है वो आपके पैसे निकाल लेते हैं। एक बंदा अकेला भी बहुत सारी व्यवस्था, उसके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस है, ठीक है, वो भी आपके पैसे निकाल रहा है या आपके साथ ठगी कर रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ये भी जो है ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में इसको लाया गया, भले ही वो एक बंदा क्यों ना हो, तो क्योंकि उसने जो सहायता ली है वो अलग अलग उपकरणों की सहायता से इस अपराध को अंजाम दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जिसको हम संगठित अपराध कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 यानी धारा 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रकृति, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, वो सारी चीजें बताए गए हैं। तो नया इसमें एक जोड़ा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके बाद है आपका पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 112 ऑफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन 112 है। वो आपका जो है एक तरीके से छोटा संगठित जो अपराध है, जैसा भी मैं डेफिनेशन आपको दे रहा था, उसकी श्रेणी में रखता है। उसके लिए भी जो है उसकी प्रक्रिया और उसके दंड के प्रावधान क्या है वो उसमें बताए गए। फिर अभी क्या है कि पहले क्या था कि जो आतंकवाद
गतिविधि रोकथाम अधिनियम होता था, कहीं कोई सा एक्ट लगाया जाता था, कहीं पोटा कहीं मकोका, तो अलग अलग कानून बनते थे। लेकिन अब क्या है कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म जो शब्द है पहले तो होता नहीं था जब इंडियन पीनल कोड लिखा गया, लेकिन अभी क्या है कि जो बीएनएस है आपका, इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट डाला गया है। तो टेररिस्ट एक्ट के लिए सेक्शन 113 ऑफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है और उसके पनिशमेंट क्या है वो भी इसमें आगे चलकर बताया जाएगा आपको। स्नैचिंग आपकी छीना झपटी होती है, ठीक है, जैसे किसी की चैन छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, ठीक है। और आजकल क्योंकि ये ज़्यादा चल रहा है कि छोटी चीज़ है, महंगी है, तो छीनने में आसानी रहेगी। पहले क्या था कि चीज़ों का आकार बड़ा होता था, छीनने में आसानी नहीं होती थी। अब पहले क्या था कि अगर आज से 20-30 साल पहले जाए कि कोई जा रहा है अपनी साइकिल से और तो उसकी साइकिल जो है खींच ली और छोटा छीना झपटी हो गई। साइकिल की कीमत कितनी, 1100-1200 रुपया या 1300 रुपया उस टाइम पे होता था साइकिल का कीमत, मेरे याद है आज भी। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास अच्छा i15 Pro और एक आपके पास i15 Pro एप्पल का फ़ोन है जिसकी कीमत 75 से 1000 से लेकर 1 लाख रुपये है, तो छीनने में आसानी रहती है। तो स्नैचिंग की भी प्रकृति बदल गई है, यानी छीना झपटी की जो प्रकृति है वो भी बदल गई है, इसलिए इसको भी अच्छे से हमारे कानून में डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आती है स्नैचिंग, ठीक है। चलिए, तो ये नई चीज़ें ऐड की गई हैं। और आगे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा, जो ये सारी चीज़ें होती थी, इनको सेक्शन 69 में जो है रखा गया है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये है कि किसी भी जो है धोखेबाज तरीके से बहला फुसलाकर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उसको भी अपराध माना गया है। उसके लिए जो है भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 बीएनएस इसमें डाला गया है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आता है ग्रीवियस हर्ट कॉजिंग परमानेंट डिसेबिलिटी और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, सेक्शन 117(3) में बीएनएस में बताया गया है। इसका मतलब यह है कि गंभीर चोट जिसे स्थायी विकलांगता या लगातार वानस्पतिक अवस्था हो, उसे भारतीय न्याय संहिता की 117 में बताया गया है कि ऐसा कोई किसी को अगर आपने उपहति पहुंचाई है, किसी को हर्ट किया है, उसको एक गंभीर चोट आ गई है और डिसेबिलिटी की स्थिति में है, समझ रहे ना, वो निशक्त हो चुका है, उसके क्या प्रावधान है वो आपके जो है सेक्शन 117 में उसके प्रक्रिया, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कितनी चोट पर वो डेफिनेशन मानी जाएगी और उसके जो पनिशमेंट है, उसका जो दंड है वो क्या है, वो आपका इसमें बताया गया है। ये नई चीज ऐड की गई है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपने किसी पे हमला कर दिया, उसकी डेथ नहीं, दो ही चीजें थी, या तो मर्डर होगा, मर्डर नहीं हुआ तो हाफ मर्डर माना जाता था, ठीक है। 302, 307 आपको याद हो, इंडियन पीनल कोड की धारा सेक्शन लगाए जाते थे, ठीक है। तो अभी 117(3) ये बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया है इसमें कि कितनी उपहति पर जो है उसको माना जाएगा। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस एटसेट्रा, जितने भी हैं, यानी बच्चों को जो है, बच्चों की किसी भी जोखिम भरे काम या बिना जोखिम भरे काम में भी उनके हायरिंग, उनका शोषण, उनकी कमिटिंग, सब के लिए जो भी है ऑफेंस, जितने भी ऑफेंस होते हैं एटसेट्रा, ये आपके सेक्शन 95 बीएनएस में रखे गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो थे चाइल्ड के लेबर लॉज होते थे और उसमें चाइल्ड के बारे में बताया जाता था। अब हमने, क्योंकि ये समेकित है आपका, ये इंटीग्रेटेड कानून है जो बीएनएस आया है और इसमें पूरा इंटीग्रेशन करके इसको बनाया गया है। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है मुझे पढ़ना पड़ा होगा, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद अभी आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ। और बहुत अच्छा इंडियन पीनल कोड से काफ़ी जो है ये इजी वे में समझाया गया है, नॉर्मल व्यक्ति भी इसको पढ़कर समझ सकता है, जो आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, फ्यू आईपीसी ऑफेंस आर नॉट पार्ट ऑफ बीएनएस सच एज। अब क्या है कि इसमें ऐसे कुछ आपके जो है ना ऑफेंस हैं, अपराध हैं, जो अभी पहले जो थे बीएनएस के पार्ट अभी नहीं है, पहले इंडियन पीनल कोड के पार्ट थे, आईपीसी के पार्ट थे, यानी ये आईपीसी में हुआ करते थे। तो इनको जरूरत लगी कि ये जो है आपके नहीं होने चाहिए, तो क्या है कि ये हटा दिए गए हैं, जरूरत ही नहीं है इनकी। अब सबसे पहले आता है इसमें अडल्ट्री।
अडल्ट्री क्या था कि पहले आईपीसी में होता था, हिंदी में व्यभिचार इसको बोलते हैं। अब ये है क्या एक्चुअली, ये मामला था कपल्स का, माने कि दो पति पत्नी, अगर पत्नी की सहमति के बिना संभोग क्रिया होती है तो उसमें जो है वो व्यभिचार की श्रेणी में आता था, एडल्ट्री की श्रेणी में आता था। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फिर बाद में एक लंबे समय तक चला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, वर्डिक्ट आया था 2022 में, और इन्होंने इसको गलत नहीं माना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा दिया गया। और इसका काफ़ी मिसयूज जो है देखने को मिला था। पता लगा कि हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट हो गया है और व्यभिचार का जो है आरोप लगाकर उसको अपने पति को जेल पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए ऐसी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जैसे कि आपका सेडिशन की धारा आती थी 124, जिसको हम क्या कहते हैं, राजद्रोह। ठीक है, तो राजद्रोह शब्द हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि राजद्रोह क्या था, आपका सेडिशन का जो चार्ज था, सेडिशन का चार्ज ये था कि कोई भी व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई जो है आंदोलन करता है या उसके प्रति किसी को उकसाता है, भीड़ को बहलाता है, ठीक है, और दंगे फसाद की स्थिति उत्पन्न कर देता है, तो उसके ऊपर ब्रिटिश टाइम में सेडिशन चार्ज लगता था, जो अब तक जो है इंडियन पिनल कोड, क्योंकि 1860 हमारे पास उसी टाइम का है, तो आपका जो सेक्शन 124 होता था, यानी धारा 124 के तहत वो लगाया जाता था। यहां तक बातें समझ में आई। लेकिन ये शब्द और धारा दोनों ही हट गई हैं। अब इसके जगह जो है नए प्रावधान किए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सेडिशन का चार्ज हटा और आपके पास पूरे अधिकार हैं जो है पूरे भारत में जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या दंगा फसाद करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। उसको मैं आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं बताऊंगा कि कहाँ वो चीज़ें डाली गई हैं और क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, प्रोसीजर क्या है, ऑफ पनिशमेंट यानी दंड का प्रावधान क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। तो ये भी गया। अब एक इंडियन पिनल कोड में आप सुनते होंगे नॉर्मली क्या होता था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक है, तो जो नेचर के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था, यहाँ पे मैं लेस्बियन यानी समलैंगिकता की बात कर रहा हूँ। समलैंगिकता जो है, समलैंगिकता को गलत माना जाता था पिछले उसमें। बाद में जो है क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चला, भले ही कि उनकी सहमति क्यों ना हो, लेकिन कोई भी समलैंगिक जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसको भी हटा दिया गया है कि भाई ठीक है, अब तुमने शादी कर ही ली है तो अब तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे रहो। ठीक है, तो ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे सारी में। अटेम्प्ट टू कमिट, क्योंकि ये मेन है, ये एज ए अगर देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको पता होने चाहिए कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो क्या है कि पहले क्या था कि अगर आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जैसी हरकत करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर केस चलता था। लेकिन उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय का एक पुराना डिसीजन हमने उठाने के बाद देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सुसाइड करना किसी भी व्यक्ति का मानसिक असंतुलन खराब होना है। ठीक है, मेंटली हरासमेंट होने पर भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अब सपोज दैट आप किसी कार्यस्थल पर काम करते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करने का प्रयास किया और उसके बाद आप जो है भगवान की दया से बच गए। बचने के बाद वो जो मेंटल प्रेशर था ऑफिस का या वर्क पैलेस का या वर्किंग पैलेस का जो भी है कार्यस्थल का, वो तो है ही, उसके ऊपर 4 जोर लग जाते थे आपके ऊपर भी, भैया आपने क्यों किया। समझ में आ रहे हैं बातें? तो ये क्या था कि इस चीज को भी गलत माना। तो ये सारी चीजें पार्ट नहीं है। आत्महत्या का प्रयास, प्रकृति के आदेश के विरुद्ध यौन संबंध, राजद्रोह और व्यभिचार अब आपके भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार देखा जाए तो पनिशमेंट एनहेंस फॉर 33 ऑफेंस अंडर द बीएनएस सच एज, यानी बीएनएस के अंदर 33 अपराधों के लिए और सजा बढ़ा दी गई है। यानी जो 33 अपराध हैं उसमें सजा की जो सीमा है वो बढ़ाई गई है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे यहां पे अगर हम बता रहे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंसी, लापरवाही से मौत का कारण बनना, ठीक है,
इसमें बढ़ा दी गई है। जैसे कोजिंग हार्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी, यानी लोक सेवक को कर्तव्य से विरत करने के लिए चोट पहुंचाना, यहाँ पे भी जो है आप सजा जो है इसमें एनहेंस की गई है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक विश्वासघात करना भी जो है उसमें बढ़ा दी गई है। चीटिंग, धोखाधड़ी, जो नॉर्मली भारत में होती है, सजा बढ़नी जरूरी थी क्योंकि चीटिंग नॉर्मल बात मानी जाती है जिसको हम बेईमानी करना कहते हैं, तो इसमें सजा की प्रकृति को बढ़ाया है। अपार्ट फ्रॉम अबव फाइन हैज इंक्रीज फॉर 83 ऑफेंस, तो उपरोक्त के अलावा 83 अपराधों के लिए भी जुर्माना भी बढ़ाया गया है सजा के साथ साथ। तो ये सारी चीजें बढ़ी हैं। नॉर्मली आपसे पूछा जाए 33 अपराधों के लिए पनिशमेंट बढ़ाया गया है, यानी सजा बढ़ाई गई है, और जो जुर्माना, जो फाइन होता है, वो 83 अपराधों के लिए जो है भारतीय न्याय संहिता में इंडियन पीनल कोड की अपेक्षा बढ़ाया गया है। अब हम यहां पे बात करते हैं न्यू एंड मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ बीएनएस। ठीक है, जैसे बीएनएस में नई संशोधित परिभाषाएं, देखिए कुछ परिभाषाएं इंडियन पीनल कोड की एज इट इज हैं। ठीक है, सारी परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो नई संशोधित परिभाषाएं हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं, जो नई ऐड की गई हैं या अमेंड की गई हैं, दोनों ही यहाँ पे हैं। जैसे चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, सेक्शन 2 सब क्लोज 3 ऑफ बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब क्लोज 3 के अंतर्गत ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष से नीचे है वो बच्चा माना जाएगा। अब ये किशोर विशोर ये जो कैटेगरी अलग बनती थी वो नहीं माना जाएगा। खत्म कहानी, क्लियर। ठीक है, ये एक बात तो संशोधित है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 2 सब क्लोज 8 ऑफ बीएनएस, यानी इसमें देखा जाए तो दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, धारा 2 सब क्लोज 8 बीएनएस। अब ये डाली गई है क्योंकि क्या था, अब मैं आपको ये चीजें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि दस्तावेज का जो संबंध होता था पहले वो आपका जो है प्रिंट फॉर्म में होना जरूरी होता था। तो इसलिए क्या होता था, अभी जैसे कि आपके पास कोई व्हीकल है, व्हीकल में आपने अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए हैं या डिजिटली आपने जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया हुआ अपने फ़ोन में, तो आपको पुलिस ने पकड़ा, बोले कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, आपने कहा ये रहे, वो मानेगा ही नहीं, कहने लगा कि दस्तावेज के अनुसार जो है ये आपके प्रिंट फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। तो ये होता था, डिजिलॉकर सरकार ने चलाया। डिजिलॉकर को कहीं कहीं पुलिस मानती थी क्योंकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था, क्योंकि दस्तावेज का जो मतलब है वो वही होता था। अब क्या है कि नया जो कानून है उसमें डेफिनेशन दी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड वो भी दस्तावेज की डेफिनेशन में शामिल होगा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, अगर आपको कोई भी पुलिस वाला या चालान के लिए रोके तो उनको सेक्शन 2 ऑफ 8 सब क्लोज 8 बीएनएस के थ्रू बता देना कि ये डेफिनेशन भैया डॉक्यूमेंट की होती है। ठीक है, चलिए। साथ ही इसमें क्या है कि ट्रांसजेंडर को एज ए जेंडर इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यानी एक तीसरा जेंडर का ऑप्शन खोला गया है जिसको जो है ट्रांसजेंडर नाम दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पुरुष और महिला के अलावा ट्रांसजेंडर भी लिंग की श्रेणी में आएगा। ये भी इसमें एक नई डेफिनेशन आई है, इसके लिए सेक्शन 2 ऑफ 10 ऑफ बीएनएस आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी कानून बनता है, सबसे पहले कानून क्या है, कब लागू हुआ, उसका प्रिलिमिनरी बताया जाता है और उसकी पहली जो धारा होती है यही बताती है। दूसरी धारा में उसमें यूज होने वाले एलिमेंट, यूज होने वाले आपके टर्मिनोलॉजीज सबकी डेफिनेशन बताई जाती है। यानी किसी भी कानून की जो बनता है उसकी धारा 2 परिभाषा के लिए ही होती है। जैसे आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहली ही भाषा जो होती है आपकी, पहला ही जो आर्टिकल होता है किसी भी चैप्टर का वो उसकी डेफिनेशन बताने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे धारा 2 उसकी डेफिनेशन बताती है। बिना डेफिनेशन बताए हम आगे कानून की वैलिडिटी नहीं बना सकते, कानून को वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए डेफिनेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति की। ठीक है, तो चल संपत्ति में आपकी जो है भूमि और धरती से जुड़ी हुई चीजों या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजों को छोड़कर किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल हो जाएगी। माने कि अब जैसे इसको समझें ऐसे, अब ये क्या है कि ये हमारा क्या है, ये पैनल है। ठीक है, लेकिन ये पैनल क्या है, दीवार के साथ फिक्स है। अब ये नहीं है कि ये मूव नहीं कर सकता, ये मूव कर सकता है। तो
आपकी जमीन से जुड़ी हुई हर वो चीज जो स्थापित नहीं, पूरा स्थापित नहीं की जा सकती या जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो सारी संपत्ति चल संपत्ति मानी जाएगी। ये लाइन लिखते ही ये पेन आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मेरा माइक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये भले ही यहाँ पे फिक्स हो दीवार में, लेकिन 5-7 पेज खोलते ही बाहर निकाल ले जाएंगे हम इसको, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसको आपको ऐसे समझना है। यहां तक समझ में आई बातें? चलिए, अब क्या है कि तो इस प्रकार की सभी संपत्ति इसमें शामिल है। धारा 2 सब क्लोज 21 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर आईपीसी इंक्लूड ओनली कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, यानी ये कह रहा है कि आईपीसी के तहत चल संपत्ति में केवल भौतिक संपत्ति शामिल थी, जबकि बीएनएस के तहत इसमें भूमि और पृथ्वी से जुड़ी चीजों आदि को छोड़कर किसी भी प्रकार की संपत्ति आपकी चल संपत्ति मानी जाएगी। कहानी खत्म, ज्यादा टेंशन ली नहीं है उन्होंने। उसमें केवल भौतिक संपत्ति का मामला आता था, विवाद होता था कि भौतिक है या नहीं है, पहले तो यही सिद्ध करना बड़ी बात है। अब है कि आप जमीन के साथ जो भी कुछ आपका फिक्स है भूमि के साथ, वो आपकी अचल संपत्ति है, अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके अलावा सारी प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, जो भी कुछ जो है भूमि से अटैच नहीं है, वो आपका चल संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यू ऑफेंस अंडर बीएनएस। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के अधीन कुछ नए जो तत्व हैं आपके, उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जिसमें अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, तो मैंने बताया था अभी सेक्शन 111 भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या है संगठित अपराध, पहले उसको ही जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए धारा 111 के तहत बीएनएस में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, यानी उसको डिफाइन किया गया है। यहां पे सुने ध्यान से, अब क्या है, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, ठीक है, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, पहले नहीं होता था, ऐड किया क्योंकि साइबर क्राइम भी आजकल संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहा है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन्स एटसेट्रा, ये जितने भी हैं आपके। ठीक है, तो ये सभी जो है इनका इसमें बने रहना संगठित अपराध माना जाएगा, बशर्ते कि बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट सिंगली और जॉइंटली, यानी ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करना आपका क्या है, वो संगठित अपराध माना जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, बाय यूज ऑफ थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, ठीक है, कोएर्शन और एनी अनलॉफुल मींस, यानी ये कह रहा है कि आपका तरीके का उपयोग या धमकी देकर कोई भी कार्य करना, ठीक है, टू ऑब्टेन और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या भौतिक लाभ प्राप्त करना भी आपका संगठित अपराध माना जाएगा। तो ये संगठित अपराध की डेफिनेशन जो है आपको संगठित अपराध के बारे में जो है धारा 111 में बताया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपका, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, संगठित अपराध सिंडिकेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहली लाइन में क्या था कि धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट शब्द यूज किया गया। सिंडिकेट का मतलब है कि एक ग्रुप, एक गिरोह। ठीक है, अब यह है क्या, इसको बताया गया कि नीचे परिभाषित किया गया है कि सिंडिकेट क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। ठीक है, एक्टिंग आइदर सिंगली और जॉइंटली, अकेले या संयुक्त रूप से वो अगर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एज ए सिंडिकेट और गैंग इंडल्गिंग इन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में जो लगातार कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट माने जाएंगे। जैसे अब एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां से 100 किलोमीटर दूर बैठ के अपने लैपटॉप से जो है गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। काम वो अकेले अकेले ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि एक सिंडिकेट में काम कर रहे हैं, इसलिए यहां पे ग्रुप ने बना के एक सिंडिकेट शब्द यूज किया गया। ठीक है, तो ये यहां से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का अर्थ आता है।
उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो आपका कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है आपकी, वो उसको भी हम डिफाइन करते हैं। यानी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि का जो है अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि कानून द्वारा निषिद्ध ऐसी गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध है। ठीक है, संज्ञेय अपराध जो एक हीनियस क्राइम है, ठीक है, जिस पर जो संगीन माना जाता है। जैसे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ऑफेंस को जो है एक बहुत बड़े जो है एक तरीके से आर्थिक अपराध को जो है अंजाम देना, ऐसे आप कह सकते हैं। बहुत सारी हत्या, नरसंहार, जीनोसाइड, ठीक है, डकैती, लूट, रोबरी, ये सारी चीजें जो होती हैं इस प्रकार की, वो आपकी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है कि आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो ऐसी गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध है और जिसके लिए 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा हो सकती है, वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। यहीं पे कंपैरिजन में इंडियन पीनल कोड से करता हूं। इंडियन पीनल कोड में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा को कॉग्निजेबल माना जाता था, लेकिन यहां पे 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। ठीक है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है जब जिसके संबंध में 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं। ठीक है, और उस न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया है और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं। ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी यानी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि मानी जाएंगी। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं ऑफेंस की। तो ऑफेंस ये जो है आपका कहां परिभाषित हुआ, सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस यानी धारा 111 भारतीय न्याय संहिता की। अब ये कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, ध्यान दे। कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है यानी जो है गैर जमानती है, जमानत इसमें पुलिस इसमें जमानत नहीं दे सकती। जमानत नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि उसको जो जमानत मिलेगी वो डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन पावर ऑफ मजिस्ट्रेट यानी जो मजिस्ट्रेट है उसके विवेक पर निर्भर करेगी, वो आपको दे या ना दे। ठीक है, और ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, यानी जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसके द्वारा जो है वो ट्रायबल हो यानी ट्राई करने के योग्य हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट क्या है यानी संगठित अपराध की सजा क्या है। ये यहां पे चलो ये देखेंगे संगठित अपराध की सजा क्या है। चलिए अब हम यहां पे संगठित अपराध की सजा की बात करेंगे। चलिए सेक्शन 111 का सब क्लोज 2 क्या कहता है, मैं जरा पेन चेंज कर लूं अपना यहां पे। चलिए तो सेक्शन 111 कहता है कि कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसा अपराध जिसका रिजल्ट जो है वो मृत्यु हो, इन केस ऑफ अदर देन अब, और उसके अलग भी बहुत सारे मामले। ठीक है, ये ऑफेंस है यानी आपने जो अपराध किया है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है या अन्य मामलों में भी मृत्यु हुई है या नहीं है, तो इसमें जो है पनिशमेंट में हम बताते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्राइम है। इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता कि आपके या किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी अपराधी द्वारा किसी की जान ले लेना, उससे बड़ा सबसे बड़ा अपराध है। तो सजा भी इसको ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या है कि अधिकतम जो सजा है इसमें स्टेट या कैपिटल क्या कर सकता है कि अपना पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस उसको दे सकता है, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ यानी आजीवन कारावास। ठीक है, और साथ ही एंड फाइन नॉट लेस देन 10 लाख यानी 10 लाख से कम का फाइन उसको नहीं दिया जाएगा, या तो उसको डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा। अब डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा, खैर उससे बड़ी तो सजा है ही नहीं, तो वो 10 लाख कहां से देगा जब मृत्यु हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर उसको आजीवन कारावास में भी ऐसी स्थितियां हैं कि बदला जा सकता है, तो उस पर जुर्माना 10 लाख से कम का नहीं होगा। ठीक है, ये बातें बताई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है नोट लेस देन 5 ईयर्स, और 5 वर्ष से तो बिल्कुल भी कम नहीं, मिनिमम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। ठीक है, मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन नोट भी लेस देन 5 लाख, और हो सकता है कि जो है उसको आजीवन कारावास में बदलकर 5 लाख का उसके ऊपर फाइन भी कर दिया जाए। ये मामला, ये डेथ, बिल्कुल डेथ के मामले में है। ये मृत्यु अगर नहीं हुई है इन द
केस ऑफ अदर देन अबव। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 111 के सब क्लोज 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, यानी अबेटिंग, अटेम्प्टिंग। ठीक है, और इसमें देखा जाए कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, फैसिलिटेटिंग, सुविधा प्रदान करना, कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी जो संगठित अपराध है वहां से कमीशन प्राप्त करना, ये सारे इसमें सब समझाए गए हैं। इसमें मिनिमम जो है आपकी 5 वर्ष की सजा है, और ये आपकी इम्प्रिजनमेंट में भी यानी आजीवन कारावास में भी बदल सकती है, बशर्ते कि फाइन जो है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में देनी है, पनिशमेंट की बात आती है। ठीक है, एग्जाम तो खैर आप देंगे ही, एग्जाम में तो काम आने वाली हैं ये चीज़ें वैसे भी नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरा मानना है कि मेरा ओपिनियन है कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए। चलिए उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 111 ऑफ BNS। ठीक है, यानी भारतीय न्याय संहिता का जो आर्टिकल 111 का 4th क्लोज है वो क्या कहता है, बीइंग ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सिंडिकेट, अगर आप किसी भी सिंडिकेट या क्राइम के मेंबर हैं और जो है आपके ऊपर ये सिद्ध हो जाता है कि आप सिंडिकेट के मेंबर रहे हैं, तो इसमें भी बिल्कुल यही सजा होगी जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है 111 सब क्लोज 5 की अगर हम बात करें, इंटेंशनली हार्बरिंग और कंसीलिंग एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध में लिप्त है, अगर आपने उसको शरण दी है, हार्बरिंग या आपने उस कंसीलिंग, उसको छिपाने का प्रयास किया है, तो आप भी दोषी हैं, उसके ऊपर भी जो है आपको जो है सजा मिल सकती है, नॉट लेस देन 3 years बट मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन नॉट लेस देन Rs 5 lakhs, यानी 3 साल की सजा, और साथ ही इसको जो है इंप्रिजनमेंट में जो है बदला जा सकता है, कारावास में बदला जा सकता है, और 5 लाख का फाइन भी इस पर लगाया जा सकता है, ये सजा हो सकती है। इंप्रिजनमेंट मीन्स कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होता है वो आपका आजीवन कारावास। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब इसमें हम बात करें क्लोज 6 की, यानी छठी जो क्लोज है आपकी, पोसेसिंग एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम कमीशन और प्रोसीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी संगठित अपराधी से कोई कमीशन लिया है या प्रॉपर्टी में शेयरिंग की है, क्योंकि यही तो चलता आया था आज तक। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है यानी संपत्ति प्राप्त की है, तब भी जो है यहाँ पे जो है पनिशमेंट का प्रोविजन है। 3 साल से कम सजा नहीं होनी है, कारावास में बदल सकती है, और फाइन जो है वो किसी भी सूरत में 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मिनिमम जो है वो 2 lakhs जो है उसके ऊपर फाइन होगा। 111 सब क्लोज 7 ऑफ BNS की अगर हम बात करें, सब क्लोज 7 की बात करें, पोसेसिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नॉट सेटिस्फैक्टरी अकाउंट फॉर, यानी अगर आप पोसेस करते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके बिहाफ पे, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, तब भी आप जो है आपको कम से कम 3 वर्ष का जो है सजा होगा, कारावास हो सकता है, और फाइन 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। अब आता है उसके बाद पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि पहले संगठित अपराध पहले भी था इंडियन पिनल कोड में, लेकिन अब संगठित अपराध की श्रेणियां भी बना दी गई हैं। एक आपका संगठित अपराध है जिसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, एक आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम यानी छोटा संगठित अपराध इसको हम कह सकते हैं। और सेक्शन 112 1 सेकेंड, ठीक है, सेक्शन 112 ऑफ BNS में ये बताया गया है, इसको भी हम पढ़ते हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप और गैंग आइदर सिंगली और जॉइंटली, यानी किसी समूह या गिरोह का अकेले या संयुक्त रूप से सदस्य होना। ठीक है, ये सदस्य होना ही जो है आपका पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम है। कमिटेड एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, इसमें छोटे आपके जो है क्राइम आएंगे, जैसे कि थेफ्ट माने चोरी, स्नैचिंग छीना झपटी, चीटिंग बेईमानी, अनऑथराइज्ड सेलिंग, ठीक है, अवैध जो है व्यापार ऑफ टिकट्स, जैसे कि टिकट का व्यापार कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है, हालांकि अब नहीं होता है, पहले होता था मूवी के टिकट्स वगैरह का। अनऑथराइज्ड बैटिंग, यानी अगर आप बैटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर्स, ये देखिए अब तक जो बचते आ रहे थे, जितने भी शिक्षा के जो माफिया बने बैठे हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है इसमें क्लोज डाल दिया गया है। दोबारा पढ़ते हैं, ये आपका पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में परिभाषित किया जाएगा।
क्या क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, यानी क्वेश्चन पेपर बेचना, क्वेश्चन पेपर को लीक करना, ठीक है, वो आपका पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम यानी छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पनिशमेंट फॉर पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, अंडर सेक्शन 112 यानी धारा 112 के तहत जो है उसकी अगर हम बात करें, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम का जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, और बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और जो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ पे आती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन पेपर की सेलिंग, जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन पेपर की सेलिंग, और साथ ही जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन उनके क्वेश्चन पेपर को लीक करना, ये सारी जो चीजें आती हैं उसमें इतनी सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ऑफेंस ऑफ पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है अंडर सेक्शन 112 ऑफ बीएनएस, ये ध्यान रखें क्या है, कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध में आता है। किस में आता है? संज्ञेय अपराध में आता है। नॉन बेलेबल है, गैर जमानती अपराध है। फिर से दोहराता हूं, पुलिस इसमें जमानत नहीं दे सकती। जमानत के लिए आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है कि वो जमानत दे या ना दे। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, और ट्रेबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कम से कम फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो होता है वो आपके जो इस मसले को है सुन सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, तो टेररिस्ट एक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है आपका आतंकवाद से संबंधित। ठीक है, तो इसको कहते हैं आतंकवाद अधिनियम। क्या कहेंगे? आतंकवाद अधिनियम। ये आपका जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसकी डेफिनेशन, इसका प्रोसीजर, ठीक है, और इसका पनिशमेंट क्या होगा वो आपका बताया गया है। ठीक है, चलिए अब कहती क्या है आपकी सेक्शन 113, सेक्शन 113 सब क्लोज 1 बीएनएस की डेफिनेशन बताती है कि टेररिस्ट एक्ट जो है कब आपका डन होगा, उसके पीछे उसके साथ इंटेंट क्या है। तो ये अगर देखे जाए तो किस कृत्य को परिभाषित करेगा, तो इसमें देखा जाए कि टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो आपकी एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो या खतरा होने की संभावना हो, वो आपका टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट में कंसीडर किया जाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात है टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल ऑफ एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन द इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, भारत या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाना या आतंक फैलाने की संभावना करना, दोनों ही आपका टेररिस्ट एक्टिविटी में आएंगे। ठीक है, तो आपको टेररिस्ट एक्टिविटी समझ में आई क्या है, टेररिस्ट एक्ट समझ में आया, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ा, हमने पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एक जो जनरल समझ लो की है वो यहाँ पे हो गई होगी। सो गाइज आज हम लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में जो हमारा टेररिस्ट एक्ट है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।